एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेडिकेटेडली सारे सोशियोलॉजी के सेशन, क्लासेस, मैराथन सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दिसंबर के लिए भी क्लासेस आपके लिए चल रही है यहाँ पर। यूनिट 1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 हम लोग नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो मेरे साथ एक न्यू बैच में ज्वाइन करके, जहां पर अच्छे से सारी चीजें हम कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी के न्यू कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें यही समझना जरूरी है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी होता क्या है, पर्यावरणीय समाजशास्त्र से क्या अभिप्राय है या क्या मीनिंग है इस टर्म का। सबसे पहले यही हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी ये भी एक सब डिसिप्लिन आप बोल सकते हो सोशियोलॉजी का, या एक सब पार्ट है, सब सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, जहां पे हम स्टडी करते हैं। इट स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, इसके बीच का जो इंटरेक्शन है, इसी चीज का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में। तो ह्यूमन बींग्स कैसे नेचर को अफेक्ट करते हैं, कैसे नेचर से इफेक्ट होते हैं, और इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में आ जाती है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है, कंज्यूमरिज्म है, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, जेंडर, सोशल चेंज, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट से बेसिकली किस तरीके से रिलेटेड है, वो सब यहाँ पर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या है, ह्यूमन बींग्स और एनवायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, यही सब सॉरी यही सारी चीजें हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि मेन फोकस हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरीके से एटीट्यूड, वैल्यूज डेवलप हुए हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन किस तरीके से किया जा रहा है, बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। ये जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी टर्म है, याद रखना सैमुअल क्लॉजर ने यूज किया था, और इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी फेमस बुक भी है जॉन हैनिंगन की, तो इनका नेम भी आपको याद रखना है। डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार आपसे इस बुक का नेम पूछा गया है, सो याद रखना है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी बुक है जॉन हैनिंगन की, और जो टर्म है सैमुअल क्लॉसर ने काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया है। तो ये जो फेमस बुक हमारी रही है साइलेंट स्प्रिंग बाय रिचल कार्सन, सब लोग जानते ही हैं, 1962 में पब्लिश हुई थी। और जब फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल से, सो वहां से ये जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी फील्ड है काफी ज्यादा हमारा पॉपुलर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी आखिर है क्या, किन चीजों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा, दैट इज इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद। अब ये क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। यहां से भी आपको जून 24 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब है सोशो पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता हमें बढ़ानी है, किस तरह से हमारे एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। सबसे पहले ये अवेयरनेस, जागरूकता लोगों के अंदर लेकर आनी है, और फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे जो भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सब किसका पार्ट हो जाता है, हमारा इन्वायरमेंटलिज्म का ही पार्ट हो जाता है। तो इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब क्या है, सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट करना, और कैसे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताना। तो यहाँ पर हम किन चीजों को टारगेट करते हैं, जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसका हमें ध्यान रखना है, वाटर लॉस है, डिफॉरेस्टेशन है, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सारी चीजों की तरफ लोगों का ध्यान हम एकत्रित करते हैं, और कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके उसकी बात करते हैं। कैसे हमें प्रिजर्वेशन करना है, कैसे कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, जैसे पानी की समस्या है तो कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करें, वो सारी चीजें, जो भी लॉ कानून जो भी बनाए गए हैं उनको हम कैसे प्रमोट करें, लोगों को अवेयर करें इन चीजों के बारे में, जो चीजें हमें फॉलो करनी है।
और ह्यूमन बीइंग और जो हमारी बायोटिक कमिटी है इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं इन्वायरमेंटलिज्म में। तो इन्वायरमेंटलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जहां पर आप पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में बात करते हो और एक्शंस हम परफॉर्म करने की बात करते हैं सो दैट हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, एनवायरमेंट को कंजर्व कर सके और लोगों के अंदर एक जागरूकता यहाँ पे क्रिएट कर सके। सबसे पहले ये एक बेसिक मीनिंग है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार यहां तक मुझे सभी लोग थम्स अप करके बताइए। आई होप सबको एक बेसिक मीनिंग समझ में आया है। इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी है क्या, इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से थम्स अप करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स है जो आज मैं आपको कवर करने वाली हूँ, बहुत स्पेशल नोट्स के थ्रू कवर करेंगे। तो फटाफट से एक बार थम्स अप करो, यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए एक बार जल्दी से। चलो अब हम लोग एक एक करके जो अपने कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है गाया हाइपोथेसिस। अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस में आपने देखा है, यहाँ से हमें काफी क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो गाया हाइपोथेसिस है क्या, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो जेम्स लवलॉक लिन मार्गुलिस हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पर इस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना, जहां पर आप ये मानते हो कि जो अर्थ है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो गाया हाइपोथेसिस है क्या, वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, जेम्स लवलॉक ने इसे डेवलप किया था 1960 में, 1960 के दशक में। बाद में और भी जाके डेवलप किया है लिन मार्गुलिस ने। ठीक है, 1970s में। मेन आइडिया क्या है कि एक अर्थ एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। पृथ्वी क्या है, एक एकीकृत परिस्थितिकी तंत्र के रूप में काम करती है, एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आप सभी ने बचपन में देखा होगा, अपनी सोशल साइंसेस की बुक में पढ़ा होगा। सो इकोसिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं एनवायरमेंट के, फॉर एग्जाम्पल बायोटिक, अबायोटिक जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपका लैंड एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया है, ये सारी चीजें आ जाती है। सो अर्थ एक सिंगल इकोसिस्टम की तरह काम करता है जहां पर आपको लैंड, वाटर, ये सारी जो चीजें हैं प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पर मेनली क्या बोला जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग एनवायरमेंट है, ये सब एक क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारे अर्थ में ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग होंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग होंगे, ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना सर्वाइवल जो है पॉसिबल नहीं है। और मेन चीज यहाँ पे क्या बोला जाता है, द सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग मेंटेनिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पर एक स्वयं निर्मित प्रणाली है। मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हमारी बॉडी का एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी में आप देखते हो ना, कहीं भी कुछ चोट लग जाती है, सपोज कट लग गया है आपकी फिंगर में, तो ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर वो कट रहता है। धीरे धीरे वो जो कट है, चोट का निशान है, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। ठीक है, अपने आप फंक्शन कर रही है चीजें। तो उसी तरह से हमारे अर्थ का भी एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे जो लाइफ है या जो सर्वाइवल है, जीवन जीना है, वो पॉसिबल है। आप जानते हो अर्थ सिर्फ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर सर्वाइवल पॉसिबल है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। बाकी कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है हमारे पूरे, आप बोल सकते हो वर्ल्ड में, मतलब पूरा हमारे इस ब्रह्मांड में, कि जहां पर लाइफ पॉसिबल हो। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, इतने सारे प्लैनेट्स है, बट कहीं पर भी उस तरीके से लाइफ पॉसिबल नहीं है जैसे अर्थ पर पॉसिबल है। क्योंकि अर्थ में क्या है, एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है जहां पर सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे अर्थ में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में एक मिनिमम टेम्परेचर, एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। अगर सोचो अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा जो अर्थ है वो इतना ज्यादा ठंडा प्लेस होता कि यहाँ पर सर्वाइव करना पॉसिबल होता ही नहीं, बिल्कुल। तो यही एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है हमारे अर्थ का। इसी चीज को गाया हाइपोथेसिस है, जो जेम्स लवलॉक एंड लिन मार्गुलिस ने यहाँ पर बताया था। ठीक है,
तो ये एक सिंपल मीनिंग है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गाया हाइपोथेसिस होता क्या है। आई होप ये चीज सभी को समझ में आई है, अच्छे से क्लियर है नोट्स। आई होप आप सभी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहे हो, तो आप जरूर से मुझे बता सकते हो। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी अगेन आपको रिसेंट एग्जामिनेशन में काफी देखने को मिला, वो है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आप सभी ने डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर्स में इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस देखे हैं। ये टॉपिक भी अभी रिसेंट टाइम में हमें काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे आप देखो आज के टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स में मतलब इतना ज्यादा हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया है। ह्यूमन बीइंग्स में भी हम जैसे चाहे वैसे ट्रेड्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप है जहां पे क्लिनिकली आप सारी चीजें कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी। तो जैसे फीचर्स आप किसी चीज में देखना चाहते हो आप वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। जैसे शीप की क्लोनिंग हम आपने सुना होगा, ठीक है। शीप्स के अंदर एक तरह से जो हम लोग जीन्स है वो प्लांट कर रहे हैं, और फिर जैसा शीप हम चाहते हैं, जैसी स्पीशीज हम चाहते हैं वो यहाँ पर हो रही है। तो वही चीज क्रॉप्स में भी आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। तो इसे बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हम डीएनए जो है आर्टिफिशियली मॉडिफाई करते हैं, और जैसे चाहे ट्रेड्स वैसे हम यहाँ पे चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे आप जानते हो ना कि जो फसल है वो बहुत नेचुरल प्रोसेस से उगती है, सारी चीजें चलती हैं। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे सीड्स प्लांट कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स टेक्नोलॉजी यूज करके आप जानबूझ के कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है उन सीड्स के अंदर डाल रहे हो, सो दैट आप जैसे सीड्स चाहते हो या आप जैसा फ्रूट चाहते हो वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और इसका मेन एम क्या है, हाई यील्ड, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सके, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, ज्यादा कीड़े वगैरह ना पड़े हमारी फसल में, और ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिल सके, ठीक है। जैसे कोई भी आपका फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, कितने वाइटामिन आपको मिल रहे हैं। अब आप एप्पल में भी कुछ ऐसे मतलब उसमें कुछ ऐसी केमिकल्स डाल दो, कुछ ऐसे जीन्स डाल दो, तो एप्पल आपका और ज्यादा ऐसा ग्रो हो कि वो और ज्यादा न्यूट्रिशनल हो, और ज्यादा हेल्थ बेनिफिट उससे हमारे निकल कर आए। आप जैसा कलर चाहते हो एप्पल का वो कलर हमें देखने को मिले। तो ये जो हम लोग मॉडिफाई करते हैं, चीजों को संशोधन करते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ट्रेड्स हमें देखने को मिले, तो इन्हीं ऐसे ही क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फूड प्रोडक्शन हम बढ़ा सके, फूड सिक्योरिटी। जैसे हमारे इंडिया में आप जानते हो मेल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ज्यादा है, कुपोषण की समस्या जो है बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है इसको हम ग्रो करने की बात करें, क्योंकि ये क्रॉप्स ऐसी होंगी जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी, पोषण इनमें ज्यादा होगा। तो हम ये जो कुपोषण की समस्या है, मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, इसको कम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये मेन एम था जीएम क्रॉप्स को ग्रो करने का। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर सकें, तो ये जो खाने पीने की चीजें ना मिलने की समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकें। केमिकल पेस्टिसाइड्स पे हम कम डिपेंड होते हैं, तो ज्यादा अच्छी भी होती है हमारे लिए, हेल्थ वाइज भी काफी इनके ज्यादा बेनिफिट होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन ज्यादा है। जैसे गोल्डन राइस है तो इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, सो ये काफी ज्यादा अच्छा है हमारे लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल्स की बात करें, बीटी कॉटन है, ठीक है, यहाँ पर हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन वगैरह है। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो हमने जीएम क्रॉप्स वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके बिल्ड की है, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हो, अनुवांशिक रूप से संशोधित फलें ऐसे हैं जिसमें डीएनए को कृत्रिम रूप से संशोधित करके उसमें वांछनीय गुण जोड़े जाते हैं, मतलब जैसे फीचर्स आप चाहते हो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, कीटनाशकों पर निर्भरता कैसे हम कम करें, तो उसके लिए हमने ये जो क्रॉप्स हैं ग्रो करना स्टार्ट किया। तो बीटी कॉटन, कपास, ये नाम दिया गया है, ठीक है। और सोयाबीन में भी ऐसी क्वालिटीज हम लोग लाने की बात करें, सो दैट मेल न्यूट्रिशन की समस्या। और सबसे अच्छी बात यह है, इसका फायदा क्या है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, फायदे और नुकसान देख लेते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है, हायर यील्ड, ज्यादा पैदावार होती है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आप ये क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। पेस्टिसाइड का खतरा यहाँ पे कम होता है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर कीटनाशक हमें कम डालने पड़ते हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंस ही होती है, मतलब कीड़े वगैरह इसमें ज्यादा नहीं पड़ते, ये जो हमारी जीएम क्रॉप्स होती है। और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, हेल्थ कंसर्न भी है थोड़े बहुत यहाँ पे, एनवायरमेंटल रिस्क भी है और इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है। अब ये जो क्रॉप्स हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है, और स्पेशली जो एमएनसीज वगैरह है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वही इस तरह की सीड्स प्रोवाइड कर पाती है। तो जो फार्मर्स है उनको डिपेंड होना पड़ता है एमएनसीज वगैरह पे, ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, जिससे हमें ये सीड प्रोवाइड की जा सके। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस, खर्चा बहुत ज्यादा है हमारी नॉर्मल क्रॉप्स के कंपैरिजन में। तो हर चीज का फायदा नुकसान दोनों है। जैसे आप देखो, ये एग्जांपल आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं किस तरह के जीन्स है वो लेकर आ सकते हैं, ठीक है, फिर उन जीन्स को आइडेंटिफाई करके हम अपने प्लांट टिश्यूज के अंदर ये जो जीन्स है ऐड करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में ये सारी चीजें चलती हैं। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं लेबोरेटरी में, फिर इस तरीके से प्लांट कल्टीवेशन होता है, और फिर उसको हम फाइनली जाके उससे हमारा ज्यादा बड़ा जो क्रॉप प्रोडक्शन है करते हैं। तो बेसिकली जब आप सीड ग्रो कर रहे हो तभी इस तरह की क्वालिटीज हम लोग डालते हैं, सो दैट जैसा हम प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा यहाँ पर बिल्ड हो सके। तो ये जीएम क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। आई होप सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, यहाँ पर जैसे हम बात करें, टर्मिनेटर जीन यूज किया, ये किसने डेवलप किया, मॉन्सेंटो एंड यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने डेवलप किया। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है 2024 एग्जामिनेशन में, ठीक है, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। और ये जो सीड्स हैं स्टेराइल हो जाती है सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में। एक बार अगर आपने इन सीड्स को यूज किया तो आप दोबारा इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो इसका नुकसान क्या है, अब फार्मर्स वापस से इन सीड्स को प्लांट नहीं कर सकते, तो आपको हर बार एक नई मतलब आपको हर बार कंपनी से नई सीड्स लानी पड़ेगी। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है कंपनी को, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पा रही है, ठीक है, फार्मर्स को दिख रहा है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो वो भी बार बार इन क्रॉप्स को, इन सीड्स को खरीदने, इन जीन्स को खरीदने जाएंगे। बट इससे क्या है, जो सीड्स है सेकेंड जनरेशन, मतलब अगली बार में ये स्टेराइल हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं, अब आप वापस से इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फार्मर ज्यादा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए, किस पे, कंपनीज पे, वो सीड्स के लिए डिपेंडेंट है कंपनी पे, और कंपनीज इस चीज का बहुत ज्यादा जो है फायदा यहाँ पर उठा रही है। तो ये चीज याद रखना कि सीड जो है कब स्टेराइल हो जाते हैं, तो याद रखना सेकेंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में ही जो सीड है स्टेराइल हो जाते हैं। कल मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब फायदा क्या है टर्मिनेटर जीन का, बायोटेक कंपनीज प्रोटेक्ट बायोटेक कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, कंपनी अपना सोल राइट रख सकती है, अधिकार रख सकती है कि ये जो सीट है हमने डेवलप की है। बट इससे एनवायरमेंट को भी थोड़ा नुकसान हमारा होता ही है, ठीक है। और इसका नुकसान क्या है, फार्मर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कॉर्पोरेशन कंपनी पे, जो ट्रेडिशनल आपकी प्रैक्टिसेस है वो खत्म हो रही है, और बहुत सारे एथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दे भी इस चीज ने खड़े किए हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर आप किसी भी नेचुरल प्रोसेस को इंटरप्ट करोगे तो ऑब्वियसली फिर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को क्वेश्चन भी किया, ठीक है, कि मतलब ये गलत तरीका है कि आप सीड्स में भी छेड़छाड़ करके, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है किसी भी फसल को उगने का या ग्रो करने का, आप उसके साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो। कंपनीज अपने फायदे के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है लेकर आ रही है, और इससे फिर सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। सो एथिकली भी, रिलीजियस तरीके से भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज को क्वेश्चन किया। तो ये आपके बेसिकली होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सिंपल याद रखना है मीनिंग, जहां पर आप क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हो, जीन्स को ऑल्टर करते हो, डीएनए में चेंजेस करते हो, सो दैट जैसे आप डिजायरेबल ट्रेड्स चाहते हो, जैसे फायदे आप किसी चीज के चाहते हो, किसी क्रॉप के चाहते हो, वो यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल सके। तो ये होता है बेसिकली जीएम क्रॉप्स का मीनिंग, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। यहीं से ही मेजरली जो क्वेश्चन है आपको अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। आई होप आज का ये जो सेकंड टॉपिक है ये भी सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो इकोलॉजी, ठीक है। यहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहां तक आई होप सभी को समझ में आ रहा है। वैसे क्लासेस में बच्चों का मतलब
इतना कम पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है जैसे हमें एग्जामिनेशन देना ही नहीं है। मतलब मार्च, आज 9 मार्च हो गया है, ठीक है, सिर्फ 2 ढाई महीने का, 2.5 3 महीने का टाइम आपके पास है, 90 डेज आप मान सकते हो, फिर भी अभी तक सीरियसनेस नहीं दिख रही है क्लास में, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर लास्ट टाइम पे बोलोगे कि मैम मैराथन करा दो, सिलेबस कवर करा दो, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। एनीवेज चलो, जितने बच्चे क्लास में हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अगेन इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी में, डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों की कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, यहाँ से भी आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज जो मैं आपको सारे टॉपिक कवर करा रही हूँ वो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे अभी लास्ट 2 3 साल में आपको काफी मेजर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, और इस बार अगर आपने दिसंबर 25 का एग्जामिनेशन दिया है तो दिसंबर 25 में स्पेशली आपको ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल सोशोलॉजी के न्यू टॉपिक है, या यूनिट 7 से आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, तो काफी अच्छे से हमें ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको कवर करना है। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा टॉपिक डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी। अब डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में फर्क क्या है। ठीक है, दोनों ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। डीप इकोलॉजी या सबसे पहले शैलो इकोलॉजी की बात करें, शैलो इकोलॉजी का मेन फोकस क्या है, कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर्यावरण की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इसका मेन फोकस इस पे है। बट यहाँ पर ये बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज मेनली कंसर्न बिकॉज दे आर लुक्ड अपॉन एज फैक्टर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिमांड्स। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर तो रहे हैं, बट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की डिमांड को सेटिस्फाई करता है। मतलब इनका मेन फोकस क्या है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की तो बात करो, बट आपका मेन गोल क्या है, हम ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रख के एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की बात करें, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बात करें। हम यहाँ पर ऐसा कोई भी तरीका फॉलो नहीं करेंगे जिससे ह्यूमन बींग्स को कुछ मतलब नुकसान हो रहा हो, या ह्यूमन बींग्स की कोई राइट्स को आप अधिकार को छीन रहे हो, या ह्यूमन बींग्स पे आप किसी तरह से रेस्ट्रिक्शंस को लगा रहे हो, वो चीजों को आप फॉलो नहीं करोगे। आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट तो करोगे, बट ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे ज्यादा सुपीरियर कंसीडर किया गया है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो भी तरीके हम अपनाएंगे वो सब ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रखते हुए अपनाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बींग्स का बेनिफिट होना चाहिए रेदर देन एनवायरमेंट, ये बोला गया है शैलो इकोलॉजी में। ठीक है, ये आपको मेनली याद रखना है। बट ऑन दी अदर हैंड जो डीप इकोलॉजी है वो क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज द इनेट वैल्यू ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जितने भी जीवित जीव हैं सबके मूल्य को पहचान जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर जितने भी हमारे लिविंग कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट के। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हर एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट में। अगर हमारा नेचर प्रोटेक्टेड नहीं होगा, हमारा नेचर सही नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोचो कि आपका प्रॉपर एनवायरनमेंट ही ना हो, इतना ज्यादा पोल्यूशन जैसे आज के टाइम पे हमारा हो गया है, दिल्ली जैसी सिटीज में इवन सरवाइव करना मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा पोल्यूशन और सारी चीजें, क्योंकि हमने इतना रूथलेसली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो डीप इकोलॉजी है वो यही बोलती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर यहाँ पे सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, और इन्वायरमेंट के हर एस्पेक्ट को, इन्वायरमेंट की हर छोटा से छोटा जो कंपोनेंट है, चाहे वो कोई एक छोटी स्पीशीज क्यों ना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कीड़े मकोड़े वाली स्पीशीज क्यों ना हो, वो भी ही उतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है, हर छोटे से छोटा लिविंग बींग, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, कोई बटरफ्लाई हो, हर छोटी से छोटी जो लिविंग कंपोनेंट है सब उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो पूरे एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है या पूरी हमारी कम्युनिटी है उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा। सो आई होप आपको डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी में डिफरेंस समझ में आया है। शैलो इकोलॉजी ये बोलता है कि ह्यूमन बींग ज्यादा सुपीरियर है, यहाँ पर भी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, बट एनवायरनमेंट को ऐसे प्रोटेक्ट करना है जिससे ह्यूमन बींग्स को कोई भी नुकसान ना हो, या ह्यूमन बींग्स को आप लोअर पोजिशन पे नहीं रखोगे। ह्यूमन बींग सुपीरियर है, जो भी तरीके हम अपना रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के वो ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रख के ही अपनाने चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड डीप इकोलॉजी में क्या बोला गया है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट का हर छोटे से छोटा कंपोनेंट है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो सर्वाइवल है पॉसिबल हो पाएगा। सो ये जो डिफरेंस है आप सभी लोगों को याद रखना है, डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके प्रिंसिपल्स भी हैं। तो डीप इकोलॉजी के याद रखना 8 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ से आपको डिटेल क्वेश्चन भी पूछा गया है। और डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो अर्ना नीस का कॉन्सेप्ट आपको अर्ना नीस का नेम आपको याद रखना है, जिन्होंने डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। सो डीप इकोलॉजी में अर्ना नीस ने क्या कहा है, 8 प्रिंसिपल्स यहाँ पर है। कौन कौन से 8 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर, सबसे पहला है इनहेरेंट वैल्यू। मतलब क्योंकि हम लोग डीप इकोलॉजी में यही बात कर रहे हैं कि हर छोटे से छोटा जो लिविंग बीइंग है, हर एक लिविंग बीइंग इंपॉर्टेंट है, हर लाइफ जो है अर्थ पे वो इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, आंतरिक मूल्य है। तो सभी को कंजर्व करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, डाइवर्सिटी। हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है। आप सोचो कि एक छोटे से छोटे इंसेक्ट की भी कितनी ज्यादा प्रजातियां होती है, एक छोटे से छोटे फ्लावर की, बर्ड की भी कितनी सारी प्रजातियां होती। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये हमें इसको कंजर्व करके रखना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमें हेल्प करती है ग्रो करने में और सरवाइव करने में। ये आपको याद रखना है। वाइटल नीड्स, ह्यूमन बींग्स जो है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ह्यूमन बींग्स अपनी जरूरतें पूरी ना करें, बिल्कुल पूरी करें। ह्यूमन बींग्स को भी अधिकार है कि वो अपनी सारी जरूरतें पूरा करें, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाओ, या हमारा जो जैव विविधता है, एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाओ। ये अधिकार नहीं है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फिर तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता। आज के टाइम पे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ेगा ना एनवायरमेंट पे। अगर आप मान के चलो कोई एरिया है, यहाँ पर 10 लोगों की रहने की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर आज हमारी, क्योंकि वर्ल्ड, जैसे इंडिया तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यहाँ पर 10 लोगों की रहने की जगह है, बट 10 लोगों की रहने की जगह में 50 लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस एरिया पर प्रेशर तो पड़ेगा ना, आपके अर्थ पर प्रेशर तो पड़ेगा। आप कितने रिसोर्सेज लेकर आओगे, कैसे लोगों की डिमांड्स को जस्टिफाई करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया, तो फिर यहाँ पर बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इसी तरीके से जो इश्यूज हैं, फेमाइन है, वॉर, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती ही रहेंगी अगर अर्थ को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा, ठीक है। राइटर का नेम बताया ना, अर्ना नीस का कॉन्सेप्ट है डीप इकोलॉजी, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर जरूरत से ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मानवीय हस्तक्षेप है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, हम जीएम क्रॉप्स की तो आपने बात कर दी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से हम बहुत अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी। बट अगर जरूरत से ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो फिर ये भी हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किसी भी नेचुरल चीज से अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हमें अपनी पॉलिसी में भी चेंज करने की जरूरत है, नीतिगत परिवर्तन करने की भी जरूरत है, अपने जो भी इकोनॉमिक तरीके हैं, आइडियोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी है, इसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करने पे फोकस करोगे, एनवायरमेंट को कंजर्व करने के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, फिर मतलब एनवायरमेंट पे नुकसान होगा ही। क्वालिटी ऑफ लाइफ की हमें बात करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें इंप्रूव करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस करें, मतलब ऐसी चीजों को यूज करें जिससे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, वो नहीं। और ह्यूमन बींग्स की भी एक मोरल ड्यूटी होनी चाहिए, जितने भी जरूरी बदलाव हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें, सो दैट हम अपने एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकें। सो ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं डीप इकोलॉजी में बताए गए हैं, और डीप इकोलॉजी यही बोलता है कि एनवायरमेंट की जो इंट्रिंसिक वैल्यूज है उसे हमें सपोर्ट करना है। ह्यूमन बींग्स भी बाकी स्पीशीज की तरह ही है, तो ह्यूमन बींग्स कोई सुपीरियर स्पीशीज नहीं है, ह्यूमन बींग्स भी इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। तो ह्यूमन बींग्स और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सबको इंटरकनेक्टेड तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से
इन्वायरमेंट को कंजर्व करने पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए सो दैट एक प्रॉपर सर्वाइवल है, इकोसिस्टम है यहाँ पर मेंटेन रह सके हमारे अर्थ का, ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो शैलो इकोलॉजी। अब शैलो इकोलॉजी के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। शैलो इकोलॉजी में क्या बोला गया है, ह्यूमन बीइंग सुपीरियर है और ह्यूमन बीइंग्स को ध्यान में रख के सारे हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए, ये शैलो इकोलॉजी में बोला गया है। तो यहाँ पर क्या प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वीक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू कर सकती है बट आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में करना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहोगे तो फिर आपके एनवायरमेंट पे नुकसान होगा। ठीक है, अपनी जो ग्रोथ है उसको थोड़ा लिमिट में भी रखना है, मतलब जो हमारे फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, जो हमारे सीमित संसाधन है, उनको इसी तरीके से यूज करना है कि आप ओवर यूटिलाइजेशन उनका ना करो, अदरवाइज आपके इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ के रिसोर्सेज को कंजर्व करें सो दैट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज कर पाए। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज करें सो दैट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ ना कुछ छोड़कर जाए, सिवाय बीमारी और पोल्यूशन के हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे हम इन चीजों को यूज कर सके। तो ये सारी चीजें जो है आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? एक बार फटाफट से थम्स अप करके बताओ। देखो ऐसे ही चलाना, अगर आप लोगों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर क्लासेस कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे आप लोग बोलते रहते हो मैम क्लासेस रेगुलर लेकर आया करो, जब मैं लेकर आती हूँ तो आप लोग अटेंड नहीं करते हो, तो फिर ऐसे क्या पॉइंट है क्लासेस का? जल्दी से बताओ एक बार, यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, या मैं ऐसी ही फालतू बोलती जा रही हूँ? बताओ एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, ऐसा कोई राइटर नहीं है। अर्नानीस का नेम याद रखना है डीप इकोलॉजी में। ठीक है, चलिए कुछ और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी में। पहला है आपका इन्वायरमेंटल डेफिशिट। ठीक है, इन्वायरमेंटल डेफिशिट का मतलब क्या है, यहाँ से इस बार आपको दिसंबर 25 एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इन्वायरमेंटल डेफिशिट का मतलब है जो इम्बेलेंस आज हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचुरल एनवायरमेंट। यहाँ आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम अपने शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और हमारा इकोसिस्टम बहुत ज्यादा यहाँ पर डैमेज हो रहा है। जैसे आज के टाइम पे आप सोचो, आज के टाइम पे देखो इन्वायरमेंटल डेफिशिट का सिंपल मतलब है हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे आज के टाइम पे हम सोच तो रहे हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पेड़ों को काट देते हैं, अच्छी फैक्ट्री ग्रो होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आपने अभी तो पेड़ों को काट दिया, ठीक है, फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश कर ली, बढ़िया, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, पैसा आ गया, सारी चीजें, बट आप सोचो इस चीज का लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा नुकसान है। लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसे ही पेड़ों को काटते जाओगे तो फिर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सो यही इन्वायरमेंटल डेफिशिट है, जहां पे ह्यूमन बींग्स आज के टाइम पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट को कि उससे होने वाले जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वो हम लोग नहीं सोच पा रहे, या हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट से क्या लॉन्ग टर्म नुकसान होने वाला है हमारे इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को। इसी चीज को बोला जाता है इन्वायरमेंटल डेफिशिट। ठीक है, पर्यावरणीय घाटा हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, ये सभी लोगों को जरूर याद रखना है। ठीक है, देखो स्पेसिफिकली तो अलग से मेंशन नहीं है शैलो इकोलॉजी का, अर्नानीस का नेम आप याद रख सकते हो, बट स्पेसिफिकली वो डीप इकोलॉजी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ठीक है,
चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पारिस्थितिक पदचिन्ह का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूम एंड टू ऑब्जर्व द वेस्ट इज जनरेट यूजिंग प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि कितना लैंड और वाटर एरिया रिक्वायर्ड है एक रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करे, और जो हमारी पॉपुलेशन वेस्ट जनरेट कर रही है कैसे, कितना हमारा अर्थ जो है उसे ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, या उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखो सिंपल है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये बताता है कि कितने रिसोर्सेज यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, वो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए हम बात करते हैं, कितने लैंड वाटर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, और ह्यूमन बींग्स जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो कितना हमारा अर्थ जो है उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये सारी चीजें हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, कितना लैंड और वाटर एरिया रिक्वायर्ड है रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो पॉपुलेशन यूज करती है, और जो पॉपुलेशन वेस्ट जनरेट कर रही है उसे कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ये चीज हम स्टडी करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, सिंपल मीनिंग है इसका। नेक्स्ट, इसका अपोजिट हम लोग बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कितना टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जनरेट की जा रही है ह्यूमन बींग्स के द्वारा या ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। इस चीज को मेजर करने का जो तरीका उसे बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जैसे आप जानते हो ना, ह्यूमन बींग्स जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इससे क्या है, इससे हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जा रहा है, एमिट किया जा रहा है, ये हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? कार्बन फुटप्रिंट के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है। हाँ बिल्कुल, ये आप नोट डाउन कर सकते हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। मॉथिस वेकरनेगल एंड विलियम रीस ने बात की है, ये आप नेम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो, जो कार्बन फुटप्रिंट समझ में आया, तो डिफरेंस आप देख सकते हो। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है, कितना CO2 जनरेट किया जा रहा है उसे हम मेजर करते हैं। यहाँ पे मेनली कार्बन एमिशन नंबर को मेजर करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेनली रिस्पॉन्सिबल है, आप जानते हो, ग्लोबल वार्मिंग में, सो ये मेजर करते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यहाँ पे कितने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, कार्बन एमिशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, दोनों को ही हम लोग लेते हैं, और इससे हमारी लाइफ को, अर्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है वो हम लोग यहाँ पे। अरे हर चीज का नेम नहीं है बेटा, जिसका थिंकर का नेम है वो मैंने आपको बता दिया, जिसका नहीं है उसका नहीं बताया। क्यों इतना लोड ले रहे हो अननेसेसरी? ठीक है, क्लियर है। सो ये चीज आप सभी लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इन्वायरमेंटल रेसिज्म, ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंटल रेसिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है दिया है बेंजामिन चेविस ने। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल रेसिज्म में क्या बोला गया है, बेंजामिन चेविस ने ये बोला है, इन्वायरमेंटल रेसिज्म का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हम बनाए जाते हैं, हमेशा देखो जब भी कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमेशा इसकी वजह से सफर कौन करता है? जो बैकवर्ड, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग होते हैं। ठीक है, या सिंपल आप याद रख सकते हो, जो लोअर क्लासेस वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से, या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से, पॉलिसी मेकिंग की वजह से। आप देखो जब भी डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनको ही अपने घरों से, अपनी रहने की जगह से हटाया जाता है। ठीक है, और उसकी जगह उनको, और उनका डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, उनको जगह से, उनके रहने की जगह से हटाया जाता है, और उनको प्रॉपर रहने की जगह वगैरह भी नहीं दी जाती। आप सोचो, आप जहां पे सालों तक रह रहे हो, आपका पूरा वो घर वगैरह कोई आपसे छीन ले और आपको दूसरी प्रॉपर रहने की जगह भी ना दे, तो क्या सिचुएशन हमारी होगी? मतलब हमारे पास रहने का घर भी नहीं है, जो सबसे बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। सो इसी चीज को इन्वायरमेंटल रेसिज्म बोला है बेंजामिन चेविस ने, कि सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं पुअर पीपल है, मार्जिनलाइज सेक्शन, लोअर क्लासेस के लोग हैं, वही सफर करते हैं यहाँ पर आपके
इन्वायरमेंटल जो भी डेवलपमेंट होते हैं या पॉलिसीज वगैरह होती हैं, जो भी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, तो सबसे ज्यादा हमेशा यही लोग सफर करते हैं। जो बैकवर्ड रेस के पीपल हैं, लोअर क्लासेस के, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, वही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है इन्वायरमेंटल रेसिज्म, ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म पैराडाइम। ठीक है, एग्जेम्पशनलिज्म, एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, अपवाद। तो यहाँ पर ह्यूमन एग्जेम्पशनलिज्म पैराडाइम जो है, ये काफी हद तक आप मान सकते हो, जो कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था शैलो इकोलॉजी, उसी चीज से काफी हद तक रिलेटेड भी है। जैसे शैलो इकोलॉजी में हमने पढ़ा था ना, ह्यूमन बींग्स को सुपीरियर माना जाता है। ह्यूमन बींग सारे इन्वायरमेंट से, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सुप्रीम है, और सारी जो चीजें हैं वो ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रख के हमें बनानी चाहिए। सो ये जो ह्यूमन एग्जेम्पशनलिज्म पैराडाइम है, ये भी काफी हद तक इसी चीज की बात करता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक तरह से अपवाद है, एक्सेप्शनल है, और ह्यूमन बींग्स जो है एक लॉजिकल लिमिट जैसे कि कल्चरल, टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स को अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। नेचर को यहाँ पर या एनवायरमेंट को ह्यूमन बींग से सेकेंडरी पोजिशन पर रखा गया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स को हम लोग, मतलब ह्यूमन बींग्स को अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, और अगर एनवायरमेंट में कुछ इशू होता भी है तो ह्यूमन बींग्स के पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ह्यूमन बींग्स उस अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स इतने कैपेबल हैं कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल इशू होता है हमारे साथ, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे उन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, इश्यूज को हम कंट्रोल कर सके। सो ये किसमें बताया गया है, ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म पैराडाइम, HEP जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। सो आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आया है। ह्यूमन बींग्स को एक एक्सेप्शन, एक अपवाद यहाँ पे समझा गया है कि ह्यूमन बींग्स अलग है, सबसे परे है। ह्यूमन बींग्स इतने केपेबल हैं, क्षमता है उनके अंदर कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यूज अराइज होते हैं हमारी एक्टिविटीज की वजह से, तो ह्यूमन बींग्स के पास इतनी क्षमता है कि हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हैं, चाहे जैसे भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिले, उन सारी चीजों से भी हम डील कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपको बताया गया है ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म पैराडाइम में। ठीक है, मानव अपवाद प्रतिमान, HEP शॉर्ट में हम लोग जिसे बोल सकते हैं, इसमें आपको यही चीज बताई गई है। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आया है। एक बार जरूर से आप लोग मुझे बता सकते हो। बट ये जो ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म पैराडाइम है, इसे काफी हद तक क्रिटिसाइज भी किया गया, या उसे उतना ज्यादा सही नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर मतलब ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म पैराडाइम में वही चीज है कि आपने ह्यूमन बींग्स को इतना ज्यादा सुपीरियर बता दिया, और ह्यूमन बींग्स अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझने लगे कि हम तो बहुत पावरफुल है, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कुछ भी टेक्नोलॉजी डेवलप करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नया परिस्थितिकी प्रतिमान। और ये किसने दिया था, रिले डिल्लॉप एंड विलियम कैटन ने ये दिया। अब ये जो है, ये काफी हद तक आप बोल सकते हो डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उससे काफी हद तक रिलेटेड ही है। जैसे डीप इकोलॉजी में बोला गया ना कि ह्यूमन बींग्स भी बाकी स्पीशीज की तरह ही है और हमें एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर भी वही बोला गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सुपीरियर नहीं है, ह्यूमन बींग्स भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें लिमिट की बात करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी इन्वायरमेंटल ग्रोथ को फोकस करने के चक्कर, आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा दो, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब हम बिना सोचे समझे, बिना किसी चीजों के कॉन्सिक्वेंस को सोचे समझे अगर सिर्फ हम अपने ही ग्रोथ पर फोकस करेंगे, तो ये चीज बाद में जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मतलब इतनी बीमारियां, इतने प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं इसकी वजह से, ऐसी अप्रोच की वजह से, ऐसी थिंकिंग की वजह से, कि जिससे फिर ह्यूमन बींग्स चाहे कितनी भी डेवलप टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, उस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही है आपका न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन बींग सुपीरियर नहीं है, ह्यूमन बींग्स भी बाकी स्पीशीज की तरह है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज है, जो सीमित प्राकृतिक संसाधन है, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, उनको अननेसेसरी वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करनी चाहिए। आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फोकस करो, डेवलपमेंट की भी बात करो, बट इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के करो। ऐसा नहीं कि हम अपने डेवलपमेंट के चक्कर में सिर्फ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो आई होप आप सभी को दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म पैराडाइम में क्या बोला गया है, ह्यूमन बीइंग सुपीरियर है और ह्यूमन बीइंग्स के पास इतनी केपेबिलिटी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम में बोला गया है ह्यूमन बीइंग भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, तो इसलिए हमें ह्यूमन बीइंग्स भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक दूसरे पर हम लोग निर्भर है। ठीक है, और ये जो रिसोर्सेज है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, एनवायरमेंट है, इसको कंजर्व करने पे हमें फोकस करना चाहिए, सो दैट हम अपने एनवायरमेंट को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर नेचर को आप इसी तरह से रूथलेसली डैमेज करते जाओगे, पॉल्यूट करते जाओगे, तो प्रॉब्लम्स बहुत अराइज होंगी जिससे हम फिर आगे जाके डील नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम आया था जहां पे ह्यूमन बीइंग्स को भी लिमिट करने की, रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में बात की गई है। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। रिले डिल्लॉप एंड विलियम कैटन का नेम यहाँ पर आप सभी लोगों को जरूर याद रखना है, ये रिपीटेडली आप सभी लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब लास्टली हम लोग कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में हमें पूछे गए हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताइए पहले मॉडर्नाइजेशन टर्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आधुनिकरण की हम बात करते हैं, अभी छोड़ दो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, वो सारी चीजें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, आधुनिकरण का मतलब क्या है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो मैं मतलब ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये बहुत बेसिक टर्म का मीनिंग जरूर पता होगा। सो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का मतलब क्या होता है वो आप लोग जरूर पहले मुझे कमेंट से जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब हम लोग ये जो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन टर्म है इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ मॉडर्नाइजेशन होता क्या है, आधुनिकरण से क्या समझते हैं आप, क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है आधुनिकरण का, जल्दी से बताइए। किसी को भी नहीं पता मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? तो मॉडर्नाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो जहां पर भी लास्ट में ZATION वर्ड आ जाता है, ZATION वर्ड का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर हम ट्रेडिशनल या प्री मॉडर्न सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी पर आने की बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर आने की बात करें तो ये जो प्रक्रिया है इसे ही क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन। मतलब जहां पर हम प्री मॉडर्न, जिसे हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी भी बोल सकते हैं, इससे ट्रांसफॉर्म होके हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर आने की बात करें, तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आधुनिकरण की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो अब ये जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकरण है, अब यहाँ पर बात की जा रही इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो देखो जोसेफ हापर, अर्थर मोल ने ओरिजिनल ये कॉन्सेप्ट दिया था। बाद में जाके अर्थर मोल और गर्ट स्पेरगैरिन है, इन्होंने और भी ज्यादा डेवलप किया था इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो थिंकर्स का नेम आपको याद रखना है, यहाँ से अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए। अब इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, तो देखो मॉडर्नाइजेशन की तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब आपको अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, बट यहाँ पर इकोलॉजिकल टर्म ऐड कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि हम इकोलॉजिकल
पर्सपेक्टिव की बात करें, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो बात करें बट इन्वायरमेंट को ध्यान में रखें, मतलब इस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात ना करें या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ना करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान। तो यहाँ पर हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि आप सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दो और क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ये नहीं बोला जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। आज के टाइम पे बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम सरवाइव नहीं कर सकते, बट कंडीशन यहाँ पे यह है कि आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, क्लीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। पहले के टाइम पे जैसे पाइप टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, जैसे इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था, इतनी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही थी, वो नहीं होनी चाहिए। क्लीन पाइप टेक्नोलॉजीज हमें यूज करनी है जिससे पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो, प्लस हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। सो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का सिंपल मतलब है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तो बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो यहाँ पे बात करें, बट इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जीन टेक्नोलॉजी है। इससे हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कम, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड कम होगा, प्लस हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है। तो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का सिंपल मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बट क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिससे इन्वायरमेंट ज्यादा पोल्यूटेड हमारा ना हो, कम से कम पोल्यूशन हो, प्लस हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट पॉसिबल बट रिजेक्ट रेडिकल इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी तक जैसा तरीका चला आ रहा है बिजनेस का, अब वो नहीं चलेगा। मतलब अभी तक जैसे हम इंडस्ट्रीज चलाते आ रहे हैं जहां पर इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वो नहीं चलेगा। बट यहाँ पे ये भी नहीं बोला जा रहा कि आप कंप्लीटली इंडस्ट्री बंद कर दो। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला गया है कि आप ऐसा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की बेसिकली हम बात करें कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें, ऐसे तरीके यूज करें जिससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, प्लस यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। मतलब मॉडर्नाइजेशन करना है बट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए करना है, ठीक है। सो अर्थर मोल एंड गर्ट स्पैरगेरिन का ये कॉन्सेप्ट है, इनका नेम आप सभी लोगों को यहाँ पर जरूर से याद रखना है, ठीक है। आई होप सभी को ये समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा पोएट मॉडल, ठीक है। एनवायरमेंट के केस में हम लोग बात करें पोएट मॉडल, तो सबसे पहले ये मॉडल दिया किसने है, ओ डी डंकन, ओटिस डडली डंकन ने ये मॉडल दिया है। पोएट का मतलब क्या है, देखो पोएट का फुल फॉर्म है पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हो, कवि हम लोग नहीं बोलेंगे, पोएट मॉडल इसे बोलेंगे। तो पोएट का मतलब है जनसंख्या, संगठन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, हम यहाँ पे बात करें। अब पोएट मॉडल में ओडिस ओडी डंकन ने यहाँ पे क्या बताया है, देखो जब भी हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल है, क्या साइज है, कम कंपोजिशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट मतलब जो नेचुरल सराउंडिंग है, रिसोर्सेज है उसकी। और टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब किस तरह की टूल्स, टेक्नोलॉजी और नॉलेज हम यूज कर रहे हैं सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर पोएट मॉडल के थ्रू क्या बताया गया है कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन चारों एलिमेंट्स को जब हम कंबाइंड तरीके से स्टडी करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की बात कर सकते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि चारों ही चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर के कैसा है वो हमें जरूर पता होना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज क्या है, कंपोजिशन क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है। जब इन सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तभी आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हो और यहाँ पर उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पोएट मॉडल है यूज किया गया था स्मॉग को स्टडी करने के लिए। लॉस एंजलिस स्मॉग आपने सुना है, लंदन स्मॉग वगैरह सुना है। सो स्मॉग को, लॉस एंजलिस स्मॉग को स्टडी करने के लिए ये यूज किया गया था। स्मॉग का मतलब क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। तो बेसिकली ये एक पॉल्यूटेंट है, तो कैसे इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, कैसे इससे हम अपने आप को, अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए ये जो पोएट मॉडल है इसके बारे में बात की थी ओटिस डडली डंकन ने, ठीक है। सो आप सभी लोगों को इनका नेम याद रखना है। पोएट का सिंपल फुल फॉर्म है पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी। जनसंख्या, संगठन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी। तो ये जो चारों तत्व हैं आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं, मतलब चारों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, तो इन चारों
एलिमेंट्स को ध्यान में रख के अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है बनानी होगी, सो दैट एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ऐसे आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब नेक्स्ट मॉडल आ जाता है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक। ठीक है, यहाँ पर अब किसने इसके बारे में बात की है, तो एलन श्नाइबर्ग ने बात की थी 1975 में, और जहां पर उन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमिक प्रोसेस है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होता है और सब अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग ये चाह रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये जो हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पर क्या है, सब अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो उसके लिए हम इंडस्ट्रीज वगैरह खोलने की यहाँ पे बात करें। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब इन्वायरमेंट को हमें जो प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इसको हम बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है जो हम अपने अर्थ पे, एनवायरमेंट पे डाल रहे हैं। और इसकी वजह से फ्यूचर में जो है हम लोग, और इवन प्रेजेंट में भी आप बोल सकते हो कि काफी नेगेटिव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखने को मिल सकते हैं। देखो, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सारे थिंकर्स का कहीं ना कहीं यही कहना है कि अगर आपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने एक्टिविटीज को नहीं कंट्रोल किया, रिसोर्सेज को अननेसेसरीली वेस्ट किया गया, तो फिर इन्वायरमेंट का जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा ही। सो यही चीज बेसिकली इस सोशल इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक में एलन श्नाइबर्ग ने भी बताई है। ठीक है, उनकी बुक है द एनवायरमेंट फ्रॉम सरप्लस टू स्कैरसिटी। तो ये भी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ही थिंकर हैं। डायलेक्टिक नेम से ही आई होप आप समझ गए हो। तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं ना, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जो हमारे संसाधन है वो बहुत सीमित है और लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों के बीच में चलता रहता है। तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सब लोग वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल पाना चाह रहे हैं। सो यही उन्होंने बताया है कि अगर हम इसी तरीके से आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिकता देते रहेंगे और पर्यावरण को हमेशा निग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये उन्होंने अपनी बुक में बात की थी। और एलन श्नाइबर्ग हैं जो सोशल इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक की बात करते हैं। मतलब वही है, यहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है, अगर इन सीमित संसाधनों को कंजर्व नहीं किया गया तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो, अब लास्ट में आ जाता है ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन, जो अगेन एलन श्नाइबर्ग ने ही दिया है 1980 में। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, वही चीज है। देखो, इसी कॉन्सेप्ट को, जो उनका सोशल इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक है, इसी को और डेवलप करते हुए ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने दिया था। यहाँ पर उन्होंने वही बताया था कि कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने एक और टर्म यूज किया था, इकोलॉजिकल विड्रॉल। विड्रॉल मतलब क्या होता है, निकालना। तो हम बहुत ज्यादा जो रॉ मटेरियल है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखो, जो मिनरल्स वगैरह हैं वो हमें हमारे एनवायरमेंट से ही मिलते हैं। तो मिनरल्स वगैरह है, इनका इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा मिनरल्स वगैरह निकाले जा रहे हैं, रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, तो इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग रॉ मटेरियल रिसोर्सेस को तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इकोलॉजिकल विड्रॉल तो चल रहा है, बट साथ में हमारा इकोलॉजिकल एडिशन भी चल रहा है। एडिशन मतलब जोड़ना। अब हम क्या जोड़ रहे हैं एनवायरमेंट में, तो हम पॉल्यूशन को ऐड करते जा रहे हैं इकोसिस्टम में। यही उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी कि हम निकासी तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज तो जरूरत से ज्यादा निकाल रहे हैं, और पॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोनों ही वजह से क्या हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इतने ज्यादा पॉल्यूशंस भी आप ऐड कर रहे हो एनवायरमेंट में। सो इससे काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो यही उन्होंने बताया था कि वही उन्होंने बात की है कि हमें अपनी ह्यूमन बींग्स को अपनी जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो तरीके हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा इन्वायरमेंट जो है उस पर बहुत एक नेगेटिव प्रभाव जो है हमें देखने को मिलेगा। सो आई होप ये जो सारे न्यू टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सभी लोगों को समझ में आए हैं। फटाफट से पहले तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए सभी को सारी चीजें क्लियर है। किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी आप लोग जरूर से मुझे बता सकते हैं। ठीक है,
और अब तो एग्जामिनेशन में आई थिंक 90 डेज आपके पास बचे हैं, अभी भी बच्चे अगर क्लास देखने नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। एक बार बताओ सारी चीजें क्लियर हैं? देखो काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी आप बता सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये सारे कंसेप्ट्स भी मैंने आपको क्लास में कवर करवाए थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग सारे क्वेश्चंस का। चलो बताओ जल्दी से। सो कल हमने पढ़ा था द सिचुएशन इन विच आर रिलेशनशिप टू द एनवायरमेंट while yielding short term benefit will have profound negative long term consequences is known as। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट से क्या है, लॉन्ग टर्म नुकसान जो है चीजों का देखने को मिल रहा है। सो इसे क्या बोला जाता है? बिल्कुल, एनवायरमेंटल डेफिशिट हम लोग बोलते हैं, कल भी हम लोगों ने कवर किया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एनवायरमेंटल रेसिज्म मतलब क्या है, जो पुअर है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविटीज से। बेंजामिन चेविस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, हम लोग कितना लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज है यूज कर रहे हैं और कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट, पर पर्सन कितना कार्बन एमिशन यहाँ हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कल कवर किए हैं। सो आई होप आपको क्लियर है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जून 25 एग्जामिनेशन में। बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी मैंने आपको सारे जो चीजें हैं उनके बारे में समझाया। अभी हमने पढ़ा पोइट मॉडल किसने दिया, ओडी डंकन ने। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, मोल एंड स्पैर गैरन। सोशल एनवायरमेंट डायलेक्टिक, एलन श्नाइबर। कंपीटिंग फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया, न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम, विलियम कैटन, विले डनलॉप ने ये दिया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ उसका एनवायरमेंटलिज्म का मीनिंग मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जून 24 में। देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनवायरमेंटलिज्म। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सो एनवायरमेंटलिज्म में क्या आ जाता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर दैट एम्स एट करेक्टिंग डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्शन एंड नेचुरल एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंटलिज्म में काउंटर कल्चरल एनवायरमेंटलिज्म भी आता है, सही है। इको फेमिनिज्म इज नॉट द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे जो मूवमेंट्स हैं अवेयरनेस क्रिएट करने की भी बात करते हैं, तो इको फेमिनिज्म डेफिनेटली पार्ट है।
और मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जैसे हमने पढ़ा था ना कल, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह के लिए जो भी प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए लोगों को अवेयर करना, लोगों को समझाना कि कैसे आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो, लोकल कम्युनिटीज को इकट्ठा करना, अवेयर करना उन्होंने उन्हें इन चीजों के बारे में। सो ये सब इन्वायरमेंटलिज्म का पार्ट है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इको फेमिनिज्म भी इन्वायरमेंटलिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का टॉपिक भी हमने कल किया है। अब ये देखो जीएम क्रॉप्स का टॉपिक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यूज कैसे रिपीट होते हैं, कैसे लेवल इंक्रीज होता है, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सो जीएम क्रॉप्स, ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया था दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में। अब बताइए पहले तो इसका क्या आंसर होगा। जीएम क्रॉप्स में गिव ग्रेटर यील्ड फॉर फार्मर्स, बिल्कुल सही है। उपज, यहाँ पे अधिक उपज होता है, हाई यील्ड होता है, मतलब ज्यादा पर यूनिट प्रोडक्शन आप कर सकते हो, सही है। जीएम क्रॉप्स कुड हेल्प फार्मर्स कल्टीवेट मार्जिनल लैंड प्रोन टू ड्रॉट एंड सॉइल। ये जो जीएम क्रॉप्स है, ऐसी जमीन जो ड्रॉट, जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, वहां पर भी आप खेती कर सकते हो, सही है। न्यूट्रिशनल क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, बिल्कुल सही है। गुणवत्ता में वृद्धि होती है, तो इससे हम मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या है सॉल्व कर सकते हैं। पुअर फार्मर्स में बिकम लॉक्ड इनटू टेक्नोलॉजी दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू सस्टेन। गरीब किसान जो है मामले में पिछड़ जाते हैं, और क्योंकि वो इसका वहन नहीं कर सकते, ये बेनिफिट नहीं है, ये तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट है। या कौन से जीएम क्रॉप्स का, क्योंकि फार्मर्स जो है वो इतना ज्यादा कॉर्पोरेशन पे डिपेंड हो जाते हैं, बहुत डेप्ट में आ जाते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है। और जीएम क्रॉप्स पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं, कीट पीड़क नाशी होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर कि कीड़े वगैरह नहीं लगते, तो वो भी बस सही बात है। क्वेश्चन में बेनिफिट्स पूछा गया है, इसलिए ए बी सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको ये पूछा गया है बेनिफिट्स क्या है, तो इसलिए हम डी को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से कौन से नुकसान है जीएम क्रॉप्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब देखो सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन, इवन ऑप्शंस भी सारे सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको एमएसओ पूछा गया था, अब ये जून 24 का क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम टॉपिक से सेम ऑप्शंस के साथ आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा होती है, इंप्रूव कर सकते हैं अपीयरेंस, और पेस्ट रेजिस्टेंस होती है। अगेन पुअर फार्मर्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया, इवन ऑप्शंस भी सारे सेम है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो, जब टॉपिक रिपीटेडली आपको पूछा जाता है, अब ये जो टॉपिक से क्वेश्चन है आपको दिसंबर 23 में पूछा गया, जून 24 में पूछा गया, देन सेम टॉपिक से क्वेश्चन आपको अगस्त 24 में भी पूछा गया। अब अगर कोई टॉपिक आपको रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो हमेशा याद रखना उस टॉपिक से एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। जैसे जीएम क्रॉप्स का टॉपिक दिसंबर 23 में आया, अगस्त 24 में आया, तो अब अगस्त में यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पूछा गया। ये सारी चीजें भी कल मैंने आपको कवर कराई हैं, बताइए इसका क्या आंसर होगा।
जीएम क्रॉप्स जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, सही है। मोनसेंटो कंपनी के द्वारा प्लान किए गए हैं, सही है। दैट सीड वुड स्टेराइल आफ्टर 3 जनरेशन, ये गलत है। कल मैंने आपको बताया था नेक्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन में जो सीड है वो स्टेराइल हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो फार्मर्स उन्हें रीप्लांट नहीं कर सकते। और ये जो जीएम क्रॉप्स है अभी हमने पढ़ा पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, तो एक तो आज पता नहीं सारे ऑप्शंस का सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 क्यों है। तो यहाँ पर भी ए बी एंड डी आपका करेक्ट है। तो देखो सेम टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है तो एक नेक्स्ट लेवल ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं, बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, हिंदी में भी है, बताओ उसका आंसर। हिंदी में भी देख लो। इजी है। कल्चरल इकोलॉजी देखो, कल्चरल इकोलॉजी मैंने आपको बताया जहां पे क्या बोला गया है, ह्यूमन एनवायरनमेंट और कल्चर के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो इसी चीज का जो स्टडी है कल्चरल इकोलॉजी है। जैसे हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे कल्चर का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली हम मटीरियलिस्टिक कल्चर जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये आपका कल्चरल इकोलॉजी में आ जाता है। जूलियन स्टीवर्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। कई बार हमने ये टॉपिक पहले भी कवर किया है क्योंकि काफी पुराना ये टॉपिक है। कार्बन फुटप्रिंट मैंने आपको बताया कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्रिएट किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल रेसिज्म का मतलब क्या है, जो पुअर पीपल है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, इन्वायरमेंटल हेजार्ड्स की वजह से ज्यादा क्लोज होते हैं। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है, कितना डिमांड यहाँ पे जो लैंड है पर पर्सन डिमांड किया जा रहा है, कितना वेस्ट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, वो सब हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आ जाता है। सो बिल्कुल ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। अभी मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए हैं, ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन, इकोलॉजिकल विड्रॉल, इकोलॉजिकल एडिशन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखो डायरेक्टली लिखा है, विड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकालना, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पे आ जाएगा। इकोलॉजिकल एडिशन, एनवायरमेंट में ऐड करना, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन, इस तरीके से इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे अपना ध्यान दे रहे हैं कि उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, जहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक लिंक हम लोग बता रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।